हेलो एवरीवन। तो आज हम मर्केंटाइल लॉ के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम पास्ट एग्जाम आटम 2020। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ एन ऑर्डिनेंस इज प्रोमulgated इन पाकिस्तान एंड व्हाट इज इफेक्ट ऑफ सच ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेसिडेंट की तरफ से प्रोमulgated होता है और इसका इफेक्ट जो है वो बिल्कुल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की तरह होता है। तो चैप्टर नंबर 1 पे पेज 9 पे जो स्टडी टेक्स्ट है उसके अंदर इसके सारे पॉइंट्स बताए हुए हैं कि ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेसिडेंट की तरफ से इशू होता है इमीडिएट एक्शन की सिचुएशन में, और जब तब इशू होता है जब नेशनल असेंबली सेशन में ना हो। ऑर्डिनेंस जो है उसका सेम फोर्स एंड इफेक्ट होता है जो इफेक्ट पूछा हुआ था यहाँ पे, एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और ये ऑर्डिनेंस जो है वो रिपील हो जाता है आफ्टर 120 डेज अगर ये प्रेजेंट और पास ना हो रेलिवेंट पार्लियामेंट में। रेलिवेंट पार्लियामेंट से मुराद है कि मनी बिल की सूरत में नेशनल असेंबली और मनी बिल के अलावा नेशनल असेंबली एंड सेनेट दोनों। तो इसी पर जो है वो 4 मार्क्स का इसका आंसर सजेस्टेड सोल्यूशन के अंदर भी मेंशन हुआ हुआ है। तो ये वही पॉइंट्स जो हमने स्टडी टेक्स्ट में देखे हैं, एग्जैक्टली वही पॉइंट सजेस्टेड आंसर का हिस्सा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 का पार्ट ए है। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लिस्ट एनी 3 circumstances in which a party whose consent was obtained by misrepresentation cannot rescind the contract। तो जनरली तो मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वाइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी हैं जिसमें एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकती, अवॉइड नहीं कर सकती। तो ये चैप्टर नंबर 4 में पेज 89 पर गिवन है, जिसमें 5 डिफरेंट सिनेरियोज हैं। तो इसमें से आप कोई से भी 3 जो है सर्कमस्टांसेस बता सकते हैं जिसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट को वाइड करना है ऑन बेसिस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन वो अलाउड नहीं होगा। तो 3 मार्क्स से पूछे हुए हैं, कोई से 3 पॉइंट्स ही बताने हैं। तो जो सजेस्टेड सोल्यूशन है वो देखते हैं। सजेस्टेड सोल्यूशन में उन्हीं में से 3 पॉइंट्स को यहाँ पर बताया गया है। बी पार्ट है जी क्वेश्चन 3 का। सरिया ट्रेडर्स एग्रीड टू सप्लाई बिल्डिंग मटेरियल्स टू खाजा कॉन्ट्रैक्टर्स, ओके, on 10 September 2020 for the construction of a charitable hospital in district Malir. However, on due date, ST failed to fulfill their obligation. सो ड्यू डेट पर जब ब्रीच हो जाती है तो फिर क्या इम्पैक्ट होगा। और अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सप्लेन द राइट्स अवेलेबल टू केसी अंडर द अबव सिचुएशन, एज्यूम टाइम वाज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर इसको हम रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो 3 मार्क्स के लिए पूछा हुआ है, छोटा सा सिनेरियो है। तो ये चैप्टर नंबर 5 में पेज 121 पर एग्जाम्पल 38 है, जिसके अंदर सेम एग्जाम्पल डिस्कस हुई है कि अगर टाइम एसेंस हो और ब्रीच हो जाए, वहाँ पे पार्टीज़ का नाम डिफरेंट है, रियाज ग्रॉसरी स्टोर एंड सो, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसी। और वो इंसिस्ट भी कर सकते हैं कि जी परफॉर्मेंस हो, और डिलेड सप्लाई की जो कंपनसेशन है वो क्लेम कर सकते हैं। और वो ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस एक्सेप्ट ना करें क्योंकि एक टाइम एसेंस है। तो इसमें जो है पार्टी के पास ये एक्स्ट्रा पॉइंट होता है कि वो वॉइडेबल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट उनके ऑप्शन पे, और जो भी उनके डैमेजेस हैं वो क्लेम कर लें। तो इसी पर ये आंसर जो है इसका सजेस्टेड आंसर भी बेस हुआ हुआ है। वही 3 पॉइंट्स। सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, ग्रॉसरी के बजाय कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात हो रही है, तो उसका आप जिक्र कर देंगे सिनेरियो में, बाकी सारी बातें सेम है। सी पार्ट है जी इसी क्वेश्चन का। व्हाट वुड बी योर आंसर इन बी अबव इफ केसी हैड टू प्रोक्योर बिल्डिंग मटेरियल फ्रॉम अनदर सप्लायर एट अ प्राइस हायर देन द प्राइस एग्रीड विद एसटी एंड आल्सो हैड टू पे अ पेनल्टी ऑफ 50,000 टू द ऑनर ऑफ हॉस्पिटल फॉर कंस्ट्रक्शन डिले। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो फिर डैमेजेस का आ जाता है, जिसमें ऑर्डनरी डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस की बात हो जाती है। जो उन्हें मटेरियल खरीदना पड़ा वो उसकी जो एक्स्ट्रा प्राइस देनी पड़ी वो तो ऑर्डनरी डैमेजेस है, लेकिन जो 50,000 की कोई उनकी पेनल्टी है ये स्पेशल डैमेजेस हैं। अगर ये पार्टीज़ की नॉलेज में होगा तो क्लेम हो सकते हैं एट द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज ये क्लेम नहीं हो सकेगा। तो ये भी 3 मार्क्स का है। तो इस पर अगर हम देखते हैं तो चैप्टर 6 में पेज 150 पर हमें ऑर्डनरी डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस स्टडी टेक्स्ट में गिवन है। इनकी एग्जांपल्स भी वहाँ पर गिवन है जो कि इसी सिमिलर नेचर की हैं।
और इस बेस पर हमारा जो आंसर बनेगा सजेस्टेड आंसर्स में वो हम डिस्कस कर लेते हैं। In this case, ST is liable to pay by way of compensation to KC difference between the contract price and price which KC had to pay for procuring building material। यानी जो हायर प्राइस देनी पड़ी थी वो तो रिकवरेबल है ही है, ये नेचुरली राइज हो रहा है। हाउएवर इफ ST वाज अवेयर अबाउट द पेनल्टी, जो पेनल्टी है ये स्पेशल डैमेजेस में आएगा, इसकी पार्टीज को नॉलेज होगी तो क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो कोई भी ऐसी पेनल्टी नहीं वो कर सकते जो रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस हो। had to pay to third party due to delay in construction, अगर ये at the time of contract with KC को पता था तो ST की लाइबिलिटी होगी, और अगर वो अवेयर नहीं थे तो फिर KC ये अमाउंट रिकवर नहीं कर सकता। तो 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट्स आपने बताने थे। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिस्ट द एसेंशियल्स, सिंपली लिस्ट करना है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस 4 मार्क्स के लिए। तो इस पर अगर हम देखेंगे तो चैप्टर 2 में पेज 34 है, जिस पर एसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस पहले पूरी एग्जांपल दी हुई है, और उसके अंदर 8 पॉइंट्स हैं, यानी 0.5 मार्क्स फॉर ईच पॉइंट, ये भी एक पॉइंट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉइंट्स जो हैं आपने लिस्ट कर देने हैं, कोई डिटेल्स एग्जाम्पल्स वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। सो यही जो है हमें सजेस्टेड आंसर नज़र आएगा, एग्जैक्टली सेम। तो देखें यही सजेस्टेड आंसर है। बी पार्ट है, सलमान सन वॉज मिसिंग, महमूद वन ऑफ द बॉडी गार्ड ऑफ सलमान volunteered to find Sulman's sons. Meanwhile, Sulman gave an advertisement in the newspaper announcing an award for rupees 25,000 to anyone who finds the missing boy. Mahmood found the boy and brought him home. Sulman refused to pay the reward and Mahmood filed a suit against him. तो ये टिपिकल केस है कि जी प्रपोजल की अवेयरनेस हो तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके बगैर आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो आंसर वुड बी जस्ट 2 मार्क्स का सिनेरियो है। सो आंसर भी इसका बड़ा सिंपल है कि जी अगर महमूद को उस एडवर्टीज़मेंट के बारे में पता था तो फिर तो वो उसका रिवार्ड क्लेम कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो ये बेस करता है चैप्टर नंबर 2 पेज 33 पर, जहाँ पर हमें अवेयरनेस ऑफ प्रपोजल के बारे में बताया हुआ है, और एग्जैक्ट ऐसे ही सिनेरियो से मिलती जुलती एक एग्जाम्पल भी गिवन है। यहाँ पर ज़रा बात जो थी वो सन की थी, और यहाँ पर बात जो थी वो एक डॉग की थी, लेकिन बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। तो इस पर सजेस्टेड आंसर देखते हैं। इन ऑर्डर फॉर महमूद टू क्लेम द रिवार्ड, उसको अवेयरनेस ऑफ सलमान प्रपोजल होनी चाहिए, और प्रपोजल की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, यानी अगर ये बात महमूद तक पहुंच गई थी तो फिर वो क्लेम कर सकता था। सिंस महमूद एक्टेड इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर, तो वो रिवार्ड क्लेम नहीं कर सकता। सी पार्ट है जी इसी क्वेश्चन का कि मोहसिन एंड जलील ज्वाइंटली बोरोड अ सम ऑफ रुपीज 300,000 फ्रॉम मुस्लिम एंड मुनाफ। ज्वाइंटली तो दोनों तरफ से ज्वाइंट प्रॉमिस है। ऑन ड्यू डेट मोहसिन एंड जलील डिफॉल्टेड इन मेकिंग द पेमेंट, तो जो प्रॉमिसर्स हैं उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। मुनाफ विदाउट मुस्लिम्स नॉलेज, जो प्रॉमिस है उसमें से एक ने दूसरे की नॉलेज के बगैर फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट मोहसिन एंड जलील फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट ड्यू। सो अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब वेदर मुनाफ वुड सक्सीड इन दिस केस। तो आंसर तो ये कि वो सक्सीड नहीं करेगा, क्योंकि जॉइंट प्रॉमिस की सूरत में जो प्रॉमिस हैं वो उन्हें जॉइंटली केस फाइल करना होता है, और अगर उनमें से किसी की डेथ हो जाए तो फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को इन्वॉल्व करके फिर केस करना होता है। तो केस जॉइंटली होगा, कोई एक जो है वो परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकता। जस्ट 2 मार्क्स का ये सिनेरियो है, और ये जो बेस करता है चैप्टर 5 में पेज 116। तो स्टडी टेक्स्ट में जॉइंट प्रॉमिस का जो रूल बताया हुआ है कि जॉइंटली उन्हें केस करना चाहिए, और इस पर एक सिमिलर एग्जाम्पल भी गिवन है। तो इस बेस पर आंसर है कि मुनाफ विल नॉट सक्सीड इन दिस केस, he must be joined by Muslim as the right to claim performance rests with all the promisees jointly, and a single promisee cannot claim performance. क्वेश्चन 5 का पार्ट ए है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 व्हाट आर द जनरल ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर व्हिच कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय एन एग्रीमेंट अमंग देमसेल्व्स।
तो दो किस्म की ड्यूटीज़ होती हैं पार्टनर्स की, और उसमें एक जनरल ड्यूटीज़ हैं, कुछ क्वालिफाइड ड्यूटीज़ हैं, यानी जिनको वो अपने एग्रीमेंट से चेंज भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये जनरल ड्यूटीज़ पूछी गई हैं और सिर्फ 3 मार्क्स के लिए पूछी गई हैं। तो 3 मार्क्स के लिए पूछने का मतलब है कि आपको इन ड्यूटीज़ की डिटेल नहीं देनी, सिंपली इनको लिस्ट कर देना है। तो चैप्टर नंबर 9 में पेज 265 पर जो जनरल ड्यूटीज़ हैं उनकी लिस्ट भी दी हुई है, और इससे अगले पेजेस पर जो है इन जनरल ड्यूटीज़ को डिस्क्राइब भी किया हुआ है विद एग्जांपल स्टडी टेक्स्ट के अंदर। तो इन जनरल ड्यूटीज़ में आप नोटिस कर रहे हैं कि टोटल 8 जनरल ड्यूटीज़ हैं, और इन्हीं को सिंपली अगर आप लिस्ट कर देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आंसर में जनरल ड्यूटीज़ जो हैं वो लिस्ट कर दी गई हैं। क्वेश्चन 5 का पार्ट बी है, सईद, मोना एंड बुरहान are engaged in the partnership business on 26 March 2019. They admitted Laila on her 17th birthday to the benefits of partnership. तो माइनर को पार्टनरशिप में एडमिट किया जा सकता है, तो उन्होंने किया है, तो दैट्स फाइन। लैला इज़ मोनाज नीस, ठीक है, एक पार्टनर से रिलेटिव भी है, तो इससे कोई वैसे फ़र्क नहीं पड़ता लीगल इशूज़ पे। ऑन 20 अप्रैल 2020, जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि 1 साल से ज़्यादा कर गुजर चुका है, तो शी हैज़ बिकम मेजर, शी हैज़ अटेन एज ऑफ मेजॉरिटी। लैला बिकेम अवेयर ऑफ हर एडमिटेंस टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो 20 अप्रैल को उन्हें पता चला कि उन्हें पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में जो है वो एडमिट किया गया है। ऑन एक्वायरिंग द नॉलेज शी इमीडिएटली गेव नोटिस टू सईद, मोना एंड बुरहान दैट शी इंटेंड्स टू बी देयर पार्टनर। अच्छा, जो नोटिस है वो पब्लिक नोटिस होना चाहिए, देना जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है, पब्लिक नोटिस देना होता है कि जी आप पार्टनर बनना चाहते हैं नहीं बनना चाहते। लेकिन अगर 6 मंथ तक नोटिस नहीं भी देते तो फिर ऑटोमेटिकली पार्टनर ही कंसीडर होते हैं। सो अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट डिस्कस वेदर लैला वुड बी रिगार्डेड एज अ पार्टनर इन द फर्म विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हर नोटिस। नहीं, डेट ऑफ नोटिस से तो वो पार्टनर कंसीडर नहीं होंगी, वो जब पब्लिक नोटिस देंगी तब से कंसीडर होंगी, या 6 मंथ पूरे गुजरने पर होंगी। आल्सो डिस्क्राइब लैला's लाइबिलिटी विद रिगार्ड टू फर्म डेट वंस शी बिकम्स अ पार्टनर। तो जब वो पार्टनर बन जाएंगी तो जिस दिन उन्हें पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में एडमिट किया था उस दिन से उनकी एज पार्टनर जो हैं वो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ होंगी। तो 4 मार्क्स का ये सिनेरियो है, और इसमें हम देखते हैं चैप्टर 9 में पेज 287 पर ये सारे रूल्स बताए हुए हैं कि माइनर की पोजीशन क्या होगी ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, और वो 6 मंथ के अंदर उन्हें कंफर्म करना है। तो विच एवर इज अर्लियर अटेनिंग मेजॉरिटी मार्च में है, अप्रैल में पता चला तो अप्रैल से काउंट कर लेंगे। विद इन दिस पीरियड ही शुड गिव अ पब्लिक नोटिस ऑफ हिज चॉइस टू बिकम और नॉट टू बिकम अ पार्टनर इन द फर्म। तो 6 मंथ के अंदर जो है उन्हें बताना है, और अगर वो नहीं बताते तो फिर जो है तब भी डीम टू हैव बिकम पार्टनर। और पर्सनल लाइबिलिटी जो होगी सिंस द डेट ऑफ एडमिशन टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म होगी, और सेम शेयर इन प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म होगा जो उनको एज माइनर मिलना था, तो वही उनकी शेयर होंगे। खैर क्वेश्चन में जो है वो ये पॉइंट पूछा हुआ है सिर्फ, तो इसकी बेस पर आंसर को देखते हैं। सो by giving notice of her willingness to be partner in the firm of two existing partner, Laila would not become, क्योंकि ये पब्लिक नोटिस होना चाहिए, पार्टनर्स को नहीं। In order to be partner, Laila may give a public notice that she has elected to become a partner in the firm, and such notice may be given at any time within 6 months of her attaining majority, जो कि मार्च से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 26 सितंबर बनेगी। और हर ऑब्टेनिंग नॉलेज, तो नॉलेज उनकी थी 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल से 6 महीने करें तो 20 अक्टूबर बनते हैं। तो लॉ में विच एवर डेट इज लेटर, so this date is important, and such public notice shall determine her position as regard to the firm। अगर 20 अक्टूबर तक नोटिस नहीं दिया तब भी वो पार्टनर ही बन जाएंगी ऑटोमेटिकली, और उनकी लाइबिलिटी उस दिन से होगी when she was admitted to the benefits of partnership। Question 6 part A, under the provisions of the Negotiable Instrument Act 1881, what would be the effect of the word not negotiable on a check क्रॉस जर्नली। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर है, बुक से रेप्लिकेट हो जाएगा। चैप्टर 10 पे पेज 326 पे इफेक्ट ऑफ नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग बताया हुआ है कि इफेक्ट ये होता है कि जो चेक है उसमें
टाइटल ऑफ ट्रांसफरी जो है वो कैन नॉट ग्रेटर देन दैट ऑफ द ट्रांसफर, यानी इसमें जो ट्रांसफरी है वो फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनता। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये एक किस्म का चेक के अंदर प्रोटेक्शन ऐड कर देता है कि चेक की जो चोरी की सूरत में उसके मिस यूज़ होने के चांसेस मज़ीद कम हो जाते हैं। तो यही आपको सिंपली जो है रिप्रोड्यूस कर देना था। तो यही आंसर जो है यहाँ पर मेंशन है। बी पार्ट है जी क्वेश्चन 6 का। मुजाहिद बाउट रेडीमेड गारमेंट्स वर्थ ₹6 लाख फ्रॉम शुएब ऑन क्रेडिट। द अमाउंट इज पेबल ऑन 25 December 2020. ओके, मुजाहिद वांट्स टू इशू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट in satisfaction of its debt, okay, without involving a third party. तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रॉमिसरी नोट में से प्रॉमिसरी नोट है जिसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ जो मेकर एंड पे दो पार्टीज होती हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच मुजाहिद में इशू। तो इसमें तो हमारा जवाब है प्रॉमिसरी नोट। आल्सो प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ द सेड इंस्ट्रूमेंट, यानी जो भी हम रेकमेंड कर रहे हैं तो उसको हमने एक ड्राफ्ट भी बनाना है और आप कोई भी नेसेसरी डिटेल्स एज्यूम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में बताया गया 4 मार्क्स के लिए। अब इंटरेस्टिंगली चैप्टर नंबर 10 में पेज 316 पर एक एग्जाम्पल गिवन है 38, जिसमें क्वेश्चन भी सिमिलर नेचर का था, नाम और डेट्स अमाउंट्स वगैरह का फ़र्क है, और उसके अंदर भी जो है प्रॉमिसरी नोट और ड्राफ्ट भी बनाना था। तो सेम हम जो है यहाँ पर देखेंगे कि हमारा आंसर होगा प्रॉमिसरी नोट, अमाउंट, डेट, ये पेपर की डेट बेसिकली दी है तो दैट वाज फाइन। पेपर क्योंकि सितंबर में हो रहा था और दिसंबर में पेमेंट करनी है, तो 3 months आफ्टर डेट, एग्जैक्ट 3 months का टाइम बनता है। अगर डिफरेंट डेज हों तो आप so many days आफ्टर डेट भी लिख सकते हैं। आई प्रॉमिस टू पे शुएब और टू हिज ऑर्डर द सम ऑफ ₹600,000 फॉर वैल्यू रिसीव। तो यहाँ पे पेई के नाम और यहाँ पर मेकर के साइन हो जाएंगे। सो ये इस जो है 35 मार्क्स का जो पोर्शन था दैट इज सेक्शन बी इन द पेपर, तो उसको आज हमने डिस्कस किया है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपने नोटिस की होगी वो ये है कि सारे का सारा पेपर जो है वो इजीली स्टडी टेक्स्ट से सॉल्व किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे।